लास्ट जो हमने एम्प्लॉयमेंट लॉ के अंदर जो टॉपिक पढ़ा था वो था आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है स्ट्राइक, लॉकआउट एंड पेनल्टीज का। जैसे कि आपको ध्यान हो तो जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ी थी उसमें हमने डिस्कस किया था ये स्ट्राइक, लॉकआउट और पेनल्टीज के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर। वो प्रोविजन ये हैं कि जो एम्प्लॉय है जो स्ट्राइक करता है या लॉकआउट पे जाता है तो उस पर कुछ पेनल्टीज या कुछ फाइन लगा सकता है एम्प्लॉयर, क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कहीं ना कहीं उसमें एम्प्लॉय को स्ट्राइक की प्रीवियर नोटिस देना होगा एम्प्लॉयर को, तभी वो स्ट्राइक पे जा सकता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में यदि हम देखें तो उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो आपका स्ट्राइक का था The prohibition of strike and lockout. According to section 22 subsection 1, no person employed with a public utility service shall go on strike in breach of contract without giving the employer notice of strike within 6 weeks before the strike, before the expiry of the date of strike specified in such notice। तो इस सेक्शन के अंदर ये कहा गया था कि कोई भी पर्सन यदि स्ट्राइक पर जाता है तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट को ब्रीच करता है, और यदि वो स्ट्राइक पे जाना चाह रहा है तो वो प्रीवियर नोटिस देगा और नोटिस ऑफ स्ट्राइक वो करेगा विद इन 6 वीक बिफोर द स्ट्राइक होगा। फिर हमने सेक्शन 23 पढ़ा जिसमें ये बोला था नो एम्प्लॉय ऑफ एनी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिशमेंट शैल गो ऑन स्ट्राइक ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन प्रोसीडिंग इन एनी डिस्प्यूट केस इज गोइंग ऑन और व्हेन फाइनल जजमेंट इज अवेटेड। यदि कोई डिस्प्यूट केस चल रहा है तो किसी भी एम्प्लॉय को राइट नहीं है कि वो स्ट्राइक पर जाए। जब तक उस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक वो स्ट्राइक पे नहीं जा सकता। तो उसी चीज को हम आगे यहाँ डिटेल में पढ़ रहे हैं। आइए देखिए प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट। इसमें दिया नो पर्सन एम्प्लॉयड इन ए पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल गो ऑन स्ट्राइक इन ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट गिविंग द एम्प्लॉयर नोटिस ऑफ स्ट्राइक एज हियर आफ्टर प्रोवाइडेड विद इन 6 वीक बिफोर स्ट्राइकिंग। विद अभी जो इन्होंने बताया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो स्ट्राइक पर जाता है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और यदि वो विद नोटिस जाता है तो नोटिस उसको विद इन 6 वीक बिफोर द स्ट्राइकिंग देना होगा। अब हम बात करें कि बिफोर द within 14 days of the giving such notice or before the expiry of date of strike specified in such notice as aforesaid, during the pendency of any conciliation proceeding before a conciliation officer and 7 days after the conclusion of the proceeding। जैसे कि हमने पढ़ा था कि यदि कोई पर्सन यदि स्ट्राइक पर जाता है तो जो उसने नोटिस दिया है तो उसको 6 वीक बिफोर स्ट्राइकिंग तो देना ही है। इसके अलावा इस नोटिस के 14 दिन के अंदर जो उसने नोटिस दिया है और जो आपका बिफोर द एक्सपायरी ऑफ डेट ऑफ स्ट्राइक को का जो प्रपोज टाइम उसने रखा है उन दोनों के अंदर 14 दिन का गैप है। तो उसके अंदर यदि कोई प्रोसीडिंग चल रही है किसके बीच में, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, तो उसको एक 7 डेज का वेट करना होगा और उसके बाद ही वो स्ट्राइक पर जा सकता है। 7 डेज हम इसलिए ले रहे हैं कि कुछ जो प्रोसीडिंग चल रही है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में उसका कोई रिजल्ट नहीं आ जाए। नो हो सकता है कि वो रिजल्ट आ जाए तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्राइक कैंसिल कर दे। नो एम्प्लॉयर कैरी ऑन एनी पब्लिक यूटिलिटी सर्विस शैल लॉक आउट एनी ऑफ हिज वर्कमैन without giving them notice of lockout as hereafter provided within a 6 week before the locking out। ऐसे ही यदि एम्प्लॉयर लॉकआउट का मतलब है तालाबंदी, यदि वो बंद कर रहा है अपने बिजनेस को तो वो भी बिना पीरियड नोटिस के उसको बंद नहीं कर सकता, उसको विद इन 6 वीक बिफोर लॉकिंग आउट का नोटिस देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे स्ट्राइक एम्प्लॉय कर सकता है ऐसे लॉकआउट एम्प्लॉयर कर सकता है। तो उन दोनों को जो प्रेस्क्राइब टाइम है, जैसे हमने 6 वीक पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि 14 डेज ऑफ नोटिस के अंदर यदि 7 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है तो वो वेट करेगा। ऐसे ही यहाँ पे लॉकआउट के केस में भी ये चीज़ें लागू होती हैं। तो जो स्ट्राइक एंड लॉकआउट है बस में डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि स्ट्राइक तो एम्प्लॉय की तरफ से होती है और लॉकआउट एम्प्लॉयर की तरफ से होता है। अब हम ये पढ़ेंगे द नोटिस ऑफ लॉकआउट स्ट्राइक अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी नेसेसरी वेयर देयर इज ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस ए स्ट्राइक। यदि कोई स्ट्राइक पुरानी ही चल रही है तो उसके अंदर इस नोटिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और सेम ऐसा किस पे लागू होता है, आपके लॉकआउट पे लागू होता है। फिर आगे दिखा हुआ है
the appropriate government either generally or a particular area or particular class of public utility service. The notice of strike referred to in subsection 1 shall be given such a number of person, such person or person in such manner as may be prescribed. तो ये बोल रहा है कि जो नोटिस देना चाहिए वो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर देना चाहिए और जो आपके प्रिस्क्राइब पर्सन है उन्हीं के थ्रू जो नोटिस का कम्युनिकेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि जो जनरल प्रोहिबिशन है आपके स्ट्राइक और लॉकआउट के वो क्या क्या हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नो workman who is employed in any industrial establishment shall go on strike in breach of a contract or no employer of such workman shall declare a lockout। कि ना तो आपका जो वर्कर है वो स्ट्राइक पर जा सकता है, स्ट्राइक पे जाएगा तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा यदि वो बिना प्रीवियस नोटिस के जाता है, और ना ही कोई वर्कमैन है वो कोई लॉकआउट डिक्लेयर कर सकता है विदाउट परमिशंस के। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग बिफोर ए बोर्ड एंड 7 डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ सच प्रोसीडिंग। हमने बोला था यदि कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो उस प्रोसीडिंग के कंप्लीट होने के 7 दिन के अंदर उसको वेट करना होगा। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर ए लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल 2 मंथ आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग। यदि वो केस आपका लेबर लॉ ट्रिब्यूनल या नेशनल ट्रिब्यूनल के पास पहुंच गया है तो उसके लिए जो आपका 7 डेज का टाइम है उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2 मंथ कर दिया गया। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ arbitration proceeding before a arbitrator and 2 months after the conclusion of such proceeding where notification has been issued under the subsection। सेम वही है कि यदि प्रोसीडिंग आर्बिट्रेटर की पेंडिंग है। आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन जो इंटरमीडिएट होता है जो हमारी स्ट्राइक या लॉकआउट के बीच में पर्सन जो काम करता है, यदि उसकी प्रोसीडिंग भी आउटस्टैंडिंग है तो उसमें भी टाइम जो प्रेस्क्राइब्ड है 2 मंथ का वो मिलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका स्ट्राइक और लॉकआउट है कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम पढ़ेंगे इलीगल स्ट्राइक और इलीगल लॉकआउट। इलीगल, यहाँ पहले हमने स्ट्राइक और लॉकआउट पढ़ा था, हम इलीगल पढ़ रहे हैं। ए स्ट्राइक और लॉकआउट शैल बी इलीगल इफ इट कमेंस और डिक्लेयर इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 22 और सेक्शन 23। जो हमने ऊपर सेक्शन पढ़े थे उन सेक्शन के अगेंस्ट, मतलब जो प्रेस्क्राइब टाइम का नोटिस नहीं दिया जाता या प्रोसीडिंग का जो टाइम 7 डेज या 2 वीक है वो पूरा नहीं होता और ट्रिब्यूनल के पास 2 मंथ का जो है टाइम पूरा नहीं किया जाता और स्ट्राइक और लॉकआउट हो जाता है तो उसको हम इलीगल मानेंगे। तो यहाँ पे हमने वही पढ़ा था कि जो आपका जो ट्रिब्यूनल है उसमें 2 मंथ देखा जाता है, आर्बिट्रेटर में भी 2 मंथ मिलता है, तो वही चीज़ें यहाँ पे लागू होती हैं। बस अंतर ये है कि यदि वो प्रेस्क्राइब टाइम को पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या माना जाएगा, आपका इलीगल माना जाएगा। बस ये है, लीगल की कंडीशन यदि फॉलो नहीं करते तो वो इलीगल माना जाएगा। अब हम देखेंगे प्रोहिबिशन ऑफ इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट। जैसे कि आपको बताया कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का पर्पस ये था कि डिस्प्यूट सॉल्व हो, तो डिस्प्यूट को हम प्रॉपर जो आपकी लीगल प्रोसेस है उसके थ्रू हम उसको पूरा करेंगे। तो कोई भी पर्सन है वो इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकता। नो पर्सन शैल नोइंगली एक्सपेंड और अप्लाई एनी मनी इन डायरेक्ट फर्दरनेस एंड सपोर्ट ऑफ एनी इलीगल स्ट्राइक और लॉकआउट को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे